First of all, I express my sincere gratitude to National Institute of Visually NIVH, visually handicapped we used to say earlier. Now the name has been changed, as well as especially Dr. Jasmeer and Dr. Kishan, that they have coordinated, and I would say it is an opportunity for everyone, for the national institution, because they will be taking feedback from you. What is the ground reality? What is there in the text? And it is an opportunity for you as well. Opportunity in the sense you are visiting your neighbor state capital. You will be looking how is life in the capital, how it is different from our own state, and you will be observing the behavior of the people, how the people at the national institutions are working, and how do we work at our workplace. तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. मैं आपको बताता हूँ अपनी एक्सपीरियंस के बारे में. मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला स्वीडन विजिट करने का एक कॉन्फ्रेंस में. तो मैं स्वीडन गया, जैसे ही प्लेन से लैंड हुए मैं उस यूनिवर्सिटी में गया. तो यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड में उसका 10th रैंकिंग है, और आप ये देखिए 5 नोबेल laureates वहाँ से प्रोड्यूस किए उसने. तो मैंने जाके वहाँ डायरेक्टर थे जो कॉन्फ्रेंस के, उनको कहा कि सर वेयर आई हैव टू साइन. साइन फॉर व्हाट? आई हैव कम हियर. तो कहता यू आर हियर. कहता भाई मैंने कहा जी आया हूँ, प्रूफ क्या है? कहते अरे भाई आप स्वयं आए हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या है, राइट? तो मैंने कहा, फिर मैंने 4 दिन वहाँ कॉन्फ्रेंस को देखा. देयर वाज नो अटेंडेंस. तो मैंने बड़ी क्वेरी हुई, एंड नो वन वाज लिविंग द कॉन्फ्रेंस. ये भी फैक्ट, कोई नहीं जा रहा था. तो मैंने कहा सर हाउ इट इज पॉसिबल? कहते हैं सर देखिए हमारे यहाँ बहुत सिंपल प्रिंसिपल है. हमारा फोकस लर्निंग पे है, हमारा फोकस कम्युनिकेशन पे है. ये जो लोग हमने बुलाए हैं इनका बहुत सालों का अनुभव है. किसी ने 30 साल काम किया है, किसी ने 20 साल काम किया है, किसी ने 25 साल काम किया है. और हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है. आपको जॉब मिलेगा, 3 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस. आप कितना लिखते हैं, किस किस जगह प्रेजेंट आप गए हैं, और वहाँ से आपका क्या लर्निंग है वो इम्पोर्टेंट है. और उसके बेसिस पर, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका सैलरी राइट. तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो देयर इज नथिंग लाइक दिस. हमारे को तो एक बार जॉब मिल गया है तो परमानेंट जॉब है. तो कहते हैं तो यार यू आर एंजॉयिंग द लाइफ. तो आप लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं. तो मैं आपको बता दूं सभी लोग, उसमें मैं भी हूँ, कि हमारे को हमारे राज्य ने एक परमानेंट जॉब दिया है. से ह्यूज कहीं नहीं मिलेगा पूरे फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं. अभी जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, जो आपका आदर्श है, अमेरिका है, स्वीडन है, ये आपके आदर्श देशों में भी नहीं है. जैसे हमारा PSUs खत्म हो गया, तो ऐसा ना हो कि हमारी ये जॉब्स आने वाली जनरेशन को देखने को न मिले. और ये एक नेशनल मोन्यूमेंट जो बने, ये भी एक मोन्यूमेंट न बन जाए, वो जिम्मेदारी हमारी है. और यूनिवर्सिटीज में तो वी अंडरस्टैंड इट. अब स्कूल में आप लोगों को समझना है. देखिए हम भी गवर्नमेंट स्कूल से प्रोडक्ट हैं. प्रोफेसर यादव फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रोफेसर बेरवाल फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल. तो हमने भी टीचर से ही सीखा है. और हम लोगों को भी जब स्कूल में मौका मिलता था कहीं दूसरी स्टेट में जाने का, तो हमने भी बहुत लर्न किया एक दूसरे. तो आपको एक बहुत अच्छा इनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का अपॉर्चुनिटी है. तो मेरा रिक्वेस्ट है, एंजॉय दिस अपॉर्चुनिटी, राइट.
और आप उसको अपने कोऑर्डिनेटर के साथ, सो दैट दिस बिकम्स ए सिस्टमेटिक प्रोग्राम एवरी ईयर एंड फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, बट NIH प्रीफर्स हरियाणा कि नहीं भाई वहाँ के लोग आए, दोस्त टीचर्स दे हैं, उन्होंने यहाँ से जो लिया है उसको प्रैक्टिस में भी पुट अप किया है। और जहाँ तक बात है एफर्ट्स की, जिस विषय पर मैं बात करने आया हूँ, मैं तो इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का कि कुछ नया लिटरेचर पढ़ने को मिला। लीगल इंटरवेंशंस की बात थी, लेकिन इस एंगल से मैंने चीज़ों को नहीं देखा था। जब मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए कहा गया तो आई वॉज गोइंग थ्रू द लिटरेचर, तो मुझे आई वॉज गोइंग थ्रू वन लिटरेचर जहाँ US के जो है उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। वो बहुत अच्छा काम करते हैं कि जीवन के अनुभव को ना लिखते हैं, उससे क्या है आने वाली जनरेशन्स को एक लेसन रहता है। तो वो लिखते हैं कि भाई मैं आई वॉज वेरी हैप्पी, वन ऑफ द बॉय जिसकी लेफ्ट जो है हाथ में कुछ समस्या थी, और वो कहते हैं आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम इन 12th क्लास एंड आई हैव टू गो विद माई फादर दैट डे। और अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ छूट दी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ने कि किसी का पिताजी काम कर रहा है या मदर काम कर रही, तो वो अपने बच्चे को लेकर आ सकते। कहते हैं माई फादर टुक मी कि भाई गेट रेडी। बोले मैंने बेल्ट डाला, बेल्ट वर्किंग वाला बेल्ट जिसके अंदर स्क्रू वगैरह और सब कुछ थे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि दिस इज द फर्स्ट डे आई विल बी गोइंग फॉर जॉब और कुछ अर्न करूँगा। तो कहते हैं देन केम द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वो कंपनी। तो कहते हैं जी, वो कहते हैं सबके ऊपर देख रहे थे, ही वॉज मीटिंग एवरीवन। तो कहता है व्हेन आई केम माई टर्न केम, तो कहते हैं दिस इज नॉट प्लेस फॉर क्रीपर्स। तो कहता है भाई मेरे मन में आया कि आई शुड शूट दैट पर्सन, लिखा है उसने किताब में कि मेरे मन में आया कि मैं उसको गोली मार। मैं कहाँ तो इतना खुश था और कहाँ लाइफ बिकेम डिस्पेयर फॉर मी। तो कहते हैं मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया कि यू शुड टेक लीगल स्टडी, और अमेरिका में बोले मैंने पढ़ा। और फिर आप देखिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के दौरान डिसेबिलिटी लॉ के ऊपर वो एडवाइजर है, और उन्होंने डिसेबिलिटी लॉ को वहाँ लेकर आए फर्स्ट टाइम, लीगल इंटरवेंशन है, राइट, कि इस तरह का इंसिडेंट किसी के साथ कभी न हो। तो अब आप देखिए जब हम लोग बात करते हैं लीगल इंटरवेंशंस की, तो इंडिया में सबसे बड़ा इंटरवेंशंस जो मैं मानता हूँ दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उससे बड़ा इंटरवेंशंस कोई इंटरवेंशन नहीं है भारत की आज़ादी में। उसका कारण क्या है? संविधान को भी दो तरह से समझते हैं हम लोग। दो फिलोसफीज हैं संविधान की। एक फिलोसफी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और दूसरी फिलोसफी है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो ब्रिटिश फिलोसफर्स हैं उनका ये मानना है कि जो लॉ है इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट ग्रोज विद द सोसाइटी लाइक लैंग्वेज और हैबिट, राइट। और जबकि अमेरिकन्स ने फर्स्ट टाइम ये कहा, क्योंकि वो प्रभावित थे इंग्लिश रिवॉल्यूशन से और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और उनका ये मानना था कि भाई लॉ को क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि और इंडिया को देखिए, हमने दोनों एग्जाम्पल्स को कवर किया। कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया इंग्लैंड से, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स भी लिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेज लोग तो इस वे में समझते हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आपका जो लाइफ है वो आप ज़्यादा बेटर तरीके से जी पाते हैं, आपको फ्रीडम मिल पाती है, आपको डेवलपमेंट मिल पाता है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखते हैं? ये तो ब्रिटिश मॉडल है। अमेरिकन ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो लाइफ कैसे जी जाएगी किसी सिटीजन के द्वारा किसी देश में, उसको निर्धारित करता है। कहते हैं उसी के अनुसार आपको जीना पड़ेगा देश में, संविधान के अनुसार। तो दोनों का अलग अलग मॉडल है। हमारे जो फ्रेमवर्क्स थे तो हमने दोनों मॉडल को देखा। तो हमने जो प्रियम्बल को देखते हैं तो बहुत कुछ कहता है प्रियम्बल, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो संविधान की स्टडी करता है वो प्रियम्बल की जरूर बात करेगा, प्रस्तावना की जरूर बात करेगा, क्योंकि प्रस्तावना आपके विजन को शो करता है कि हमें जाना कहाँ है, किस तरह का सोसाइटी क्रिएट करना है। तो हमने वहाँ क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व्ड एंड
बहुत सारी चीजें कही, एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इसी के ऊपर आधारित है ये सारा आपका प्रोग्राम। वो आपने जस्टिस इंश्योर करना है, और जस्टिस का मतलब एक फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस का मतलब है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, जस्टिस के ऊपर। कई लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कई लोग कहते हैं करेक्टिव जस्टिस, और कई लोग कहते हैं सोशल जस्टिस। देखिए तीनों का मतलब क्या है। करेक्टिव जस्टिस का मतलब है कि फ्यूचर में कोई पास्ट में कोई इनजस्टिस किसी के साथ हुआ है तो उसको करेक्ट कर दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए, फ्यूचर में इस तरह का इनजस्टिस न हो, दैट इज करेक्टिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वो कहते हैं कि जितने भी राइट्स लायबिलिटीज आपके देश में हैं, जितनी भी चीजें हैं, एवरीवन शुड एंजॉय दैट, सबको मिले वो, ऐसा लॉ को इंश्योर करना है, राइट। सोशल जस्टिस को कहते हैं कि वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, और हमारे यहाँ जरूरी है कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको एक फेयरनेस, एक अपॉर्चुनिटी मिले। समाज में जितने भी संस्थाएं क्रिएट हुई हैं, उन सभी संस्थाओं को वो एक्सेस कर पाए, और जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि है नहीं, क्योंकि प्रीवियस इनजस्टिसेस बहुत थे, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक देखिए विजन था। उसमें चाहे डॉक्टर अंबेडकर हैं या दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, के.एन. राव हैं, तो इन लोगों का एक बहुत ही एक विजन ऐसा रहा कि हमारे को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है, एक ऐसा सोसाइटी। और इसीलिए आप देखिए प्रियम्बल के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात देखूं, यूनिटी एंड टेरिटरी तो ऑफ कोर्स है हमारा, लेकिन एक फ्रेटर्निटी का वर्ब है प्रियम्बल में कि ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट करना है, ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करना है। और आज हम उसी चीज को लेकर आएंगे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पज यही है कि जो सिटीजन है आपका, वो सिटीजन कि जिसको एक टाइम पर कहा जाता था कि भाई पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी, डिसेबिलिटी, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। अभी अगर हम लीगली बात करें तो हमारा बात करता है 2016 का, अगर आप आरटी एक्ट की बात करेंगे तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर आप बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की 2016 की तो बात करता है डिसेबिलिटी की, चिल्ड्रन विद या पीपल विद हाई नीड्स की बात करता है, राइट। उसके अलावा आप बात करेंगे कि भाई अगर ये टर्मिनोलॉजी में डिफरेंसेस क्यों, तो उसका अप्रोच है। एक समय पर ये सोचा गया कि ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, इसीलिए इनके लिए स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिकन जो सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने समाज में खोज किया, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के बेसिस पर, और आपके स्कूल में जैसे स्कूल टीचर्स है, वो बिल्कुल एक सोशोलॉजिस्ट है, क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं, वहाँ रोजाना नोट करते हैं। तो उन्होंने पाया कि ये बच्चे अगर इनको मिक्स कर दिया जाए, जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है, जनरल क्लास के बच्चों के साथ इंक्लूसिव स्कूल अगर किया जाए, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्यों? उनको ये महसूस होता है कि वी हैव स्पेशल, कि भैया इनके पास कुछ बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स हमारे नहीं हैं, तो वी शुड परफॉर्म बेटर देन दैट, राइट। और उनको ये लगता है कि भाई एक कंपटीशन की भावना आती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सिटीजनरी की, कि भैया आप ये कह रहे हैं कि एक जैसे नागरिक हैं, सबका अधिकार है रिसोर्सेज के ऊपर, तो फिर इन लोगों का क्यों नहीं? और उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। सुप्रीम कोर्ट में बात गई, अगर इसी के आगे मैं बढ़ूँ तो सबसे बड़ा फिर इसके बाद प्रियम्बल के बाद जो बात आई वो आई फंडामेंटल राइट्स की, कि आपके मौलिक के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात है। और इक्वलिटी में कहा गया, हालांकि हम लोग दो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों में डिफरेंस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, एवी डाइसी वहाँ के एक बड़े राइटर रहे जिन्होंने संविधान के ऊपर लिखा।
तो वो ये मानते थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, लॉ का वायलेशन किया है, ही इज इन ए सेम वे अकाउंटेबल बिफोर द कोर्ट एज द लॉ हैज बीन इन्फेक्टेड वायलेटेड बाय ए पीएन या कांस्टेबल। वो यूज करते थे, पीएन वहां नहीं यूज करते थे, कांस्टेबल का शब्द उन्होंने यूज किया। तो कहते हैं कि अगर किसी ने लॉ का वायलेशन किया है तो बराबर होगा। और दूसरी तरफ अमेरिकन क्या कहते थे? इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। वो कहते थे ये नहीं है, कानून इंश्योर करेगा कि अगर कोई व्यक्ति इक्वल नहीं है तो लॉ विल टेक सच मेजर्स कि हाउ दोज पर्संस कैन बी ब्रॉट इक्वली, फेयरली इक्वल। फेयरली एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नेवर डिजायर्ड, पॉसिबल नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन इज एवरीवेयर डिजायर्ड। क्लासिफिकेशन है आपका, हर प्रोफेशन में क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो कहते हैं दैट क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल। जो वहां पर डिवीजन जो करोगे आप जिसके बेसिस पे, देयर मस्ट बी सम रीजनेबल नेक्सस विद डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्लासेस हैव बीन डिवाइडेड। अब फंडामेंटल राइट्स में इक्वलिटी आया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। ऐसा नहीं है अनटचेबिलिटी से सिर्फ SC ST का फायदा हुआ, डिसेबल्स का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, वो भी एक ऐसी क्लास, राइट। उसके बाद देखिए आप आर्टिकल 19 का आया। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनकी वॉइसेस भी बोलने का इनको अधिकार मिला, यस वी कैन स्पीक फॉर आवरसेल्फ। और गए लोग कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सके। जैसे 1980s में इंडिया का एक बहुत अच्छी बात रही, 1980 के दशक में इंडिया के पास बहुत एक्सीलेंट चीफ जस्टिस और जजेस रहे सुप्रीम कोर्ट में, और एक नया इंस्ट्रूमेंट का इजहार किया उन्होंने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कहा कि ऐसा समाज डेप्राइव्ड, इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड या एजुकेशनली डेप्राइव्ड, इलिटरेट है, या इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड जिसके पास पैसा नहीं है, या सोशली डेप्राइव्ड जो बैकवर्ड है। तो कहते हैं ऐसे लोगों के बिहाफ पर ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट में वो व्यक्ति स्वयं आए, कोर्ट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। और डॉक्टर उपेंद्र बख्शी थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उन्होंने तो आगरा का जो है ऐसे जो ऑर्फन्ड हाउसेज हैं उनके बारे में पेटिशन किया, PAL फाइल किए कोर्ट, और कहा कि ऑर्फन्स हाउसेज में क्या है, क्या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। इसी तरह से जेल्स के बारे में किए गए, राइट, और बहुत सारे रिफॉर्म्स आए उससे। उसके अलावा देखिए आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत एक्सपेंड हुआ, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। उसी के तहत मोहिनी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1992, और उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि गए थे मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले, लेकिन कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया बहुत महत्वपूर्ण, और ऑब्जर्वेशन ये दिया कि राइट टू एजुकेशन जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है, और एवरीवन हैज दैट राइट। हालांकि बाद में वेरी नेक्स्ट ईयर 1993 में उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसको बदल दिया गया कि ऐसे तो ये तो कह रहे हैं कि सभी का राइट है, इसका मतलब PhD तक का राइट है, तो उसको मॉडिफाई किया गया कि भाई जहाँ तक एलिमेंट्री एजुकेशन है दैट इज फंडामेंटल राइट, और हायर एजुकेशन जो है इट विल डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की कितना इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो उसके अनुसार प्रोवाइड करेगा, वहाँ लिमिटेड सीटें हैं, राइट। अब ये कोर्ट का डिसीजन आने से क्या हुआ, आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में। आप सभी को मालूम है कि भाई आर्टिकल 21A में ये कहा गया कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years राइट टू एजुकेशन शैल बी ए फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपल्सरी राइट एजुकेशन देना पड़ेगा, ऐसा हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये मैकेनिज्म कैसे तैयार किया गया, फंडामेंटल राइट्स बोल दिया है, डिक्लेयर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रियलाइज कैसे किया जाए। रियलाइजेशन के लिए क्या किया हमने कंपल्सरी चिल्ड्रंस राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लेकर आए 2009 में, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं हम शॉर्ट। उस एक्ट से देखिए नेबरहुड के स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, हालांकि कोठारी कमीशन से आया, लेकिन उसको लीगल सेंस में लेकर आए कि नेबरहुड स्कूल देना पड़ेगा, 1st to 5th क्लास में कितनी डिस्टेंस पर देना पड़ेगा, 6th to 9th में 8th तक कितना देना पड़ेगा,
स्टूडेंट टीचर रेशो कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब वो एक राइट मिले, उसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी राइट मिला। वहाँ पर कहा गया कि यस उनका भी राइट होगा एजुकेशन का। उसके अलावा देखिए आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल अलॉन्ग विद आर्टिकल 226, वो ये कहता है कि भाई अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, किसी कोई वायलेट करता है इस राइट, तो ब्रिटेन में एक रिट होता था जिसको कहते थे राजा के पास सीधा अपील जाने का, ब्रिटेन के क्वीन या किंग के पास, राइट। उसको रिट पेटिशन के नाम से जाना जाता है। तो हमने रिट पेटिशंस की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी कि सुप्रीम कोर्ट को 32 में और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दिया कि वो अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और फंडामेंटल राइट या लीगल राइट वायलेट होता है तो सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है। ये 5 तरह के रिट्स दिए वहाँ पर। रिट ऑफ मैंडामस है। रिट ऑफ मैंडामस में क्या है कि कोई भी जिसका लीगल ड्यूटी है, जैसे टीचर्स का लीगल ड्यूटी किया गया है कि आप किसी भी स्कूल्स में बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे। 6 to 18 आपका दिया RPWD में अगर डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, और 6 to 14 RT एक्ट में दिया हुआ है। किसी भी बच्चे को और एज के अनुसार आप उसको क्या करेंगे, क्लास के अनुसार अडेप्ट करेंगे। और ये भी कहा गया है साथ में जब ये बातचीत चली कि भाई क्लास में करेंगे, साथ में रेमेडियल क्लास भी होगा। और रेमेडियल क्लास का पर्पज ये था कि कोई बच्चा मान लीजिए 6th क्लास में आता है तो ये कहा गया कि आप उसको सीधा एडमिशन 6th क्लास में देने के बजाय गिव सम रेमेडियल क्लासेस, उसको देखिए पहले आप आराम से 5-6 महीने उसकी ट्रेनिंग कराइए एंड देन असेस कि वो 5वीं क्लास में फिट हो पाएगा या 30 में। 1 साल का आपको डिस्क्रिप्शन है, कर सकते हैं आप उसको, राइट। ये भी दिया गया है। अब इतना कुछ होने के बाद 2012 में एक केस आया, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ क्योंकि अभी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही डिस्कशन कर रहा था। ये फंडामेंटल राइट्स के बाद आप ये देखिए रिट ऑफ सर्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि कोई ऑर्डर अगर ऐसा आ जाता है जो कानूनी सस्टेनेबल नहीं है, किसी कानून का वायलेशन करता है, उस ऑर्डर के खिलाफ आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर अब वो आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट राइट मिल गई, राइट। उसके अलावा देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको मॉरल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, वो उसमें स्टेट को कहा गया कि आप सोशल ऑर्डर क्रिएट करेंगे। उसके अलावा एक अमेंडमेंट लेकर आकर आर्टिकल 39A में राइट टू फ्री लीगल एड का एक राइट दिया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया गया और उसके अंदर डिसेबल जो बच्चे हैं उनको फ्री लीगल एड का प्रोविजन है कि वो फ्री लीगल एड ले सकते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक राइट उनको मिला लीगल इंटरवेंशन से। अब उसके अलावा आर्टिकल 41 में कहा गया कि स्टेट जो है वो प्रोविजन करेगी जो लोग राइट टू वर्क का और एजुकेशन का वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसमें डिसेबल्स भी इंक्लूडेड है, राइट। अब ये प्रोविजन लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ विषय क्या था, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इनके खिलाफ अगर सरकार या राज्य इस बात को नहीं मान रहा है जो वहां पर कहा गया, हालांकि डायरेक्शन है ये राज्य के लिए, संविधानिक डायरेक्शन है, लेकिन बात उठी फिर कि भाई संविधानिक डायरेक्शंस को अगर राज्य न माने तो फिर क्या डायरेक्शन हुई। तो लोगों ने कहा कि भाई ये देखो, उसके लिए जनता को अवेयरनेस होना चाहिए, जनता को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, जनता को ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो सरकार है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मान रही है या नहीं मान रही है, और वो डिसाइड करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीका लेकर आया। उन्होंने कहा अगर किसी फंडामेंटल राइट को सफल करता है यानी उसको मजबूत करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी फंडामेंटल राइट का पार्ट माना जाएगा। तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री। वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो उससे क्या हुआ, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो मजबूत हो गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सहारे। उनको बहुत वाइड एक इंटरप्रिटेशन दिया गया जुडिशरी को, राइट, जिसमें राइट टू फ्री एयर का है, जैसे क्योंकि एनवायरनमेंट की बात कही कि एनवायरनमेंट का ध्यान दिया जाएगा। और दिल्ली में तो पूरा, मुझे आज भी याद है 1995-96 में जब हम दिल्ली जाते थे, जब मैं अपना रिसर्च वर्क करते थे, तो शाम को फेस काला होकर आता था। इट्स अ हार्ड रियलिटी। 95 में अगर कोई गया तो पूछ लीजिएगा।
आपको बिल्कुल रुमाल लगा के काला फेस हो जाता था। डीटीसी की जितनी बसेस थी डीजल पर चलती थी, राइट। और उसके बाद भूरिया कमेटी वहाँ पर बनी, और उसके बाद कैसे MC मेहता एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने इतने PIL किए कि भैया जनता का राइट है, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और डायरेक्शंस दी गई समय समय पर। और उन डायरेक्शंस के मद्देनजर जो है आपका डीजल की बसेस खत्म हो गया, राइट। आपको बहुत अच्छा राइट मिला। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे को संविधान में इतना, और उसमें फॉर्चुनेट हम इंक्लूडिंग द डिसेबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि उनको ये राइट मिले हुए। अगर इसका वायलेशन हो तो वो जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अब बात करें भाई लेजिस्लेशन क्या है, 1993 में 94 में इंटरनेशनल डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन ऑफ ऑल वो हुआ, जैसे प्रोफेसर यादव बता रहे थे मॉर्निंग में, तो इंडिया के ऊपर इंडिया ने भी साइन किया डिक्लेरेशन पर कि हम मानेंगे बात को। और इंडिया ने जब वो, क्योंकि वहाँ बात की गई थी इक्वल अपॉर्चुनिटी कि सबको बराबर का अवसर दिया जाएगा, डिसेबल के बारे में खास तौर पर कहा गया कि उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उससे क्या हुआ, 1995 का आपको पता है PWD एक्ट आ गया, वो उसी कारण आया। और इसीलिए हमने बने, उसके अलावा देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन चाइल्ड राइट्स आई, उससे क्या हुआ, RPWD एक्ट आ गया 2016, मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया 2017 का, राइट। इसके अलावा देखिए कि हमारे पास एजुकेशन का आ गया, RPWD एक्ट आ गया। अब उसमें फायदा क्या हुआ डिसेबल्स का, एक तो ये फायदा हुआ कि समाज में उनका इंक्लूशन स्टार्ट हुआ। जब इंडिया की बात करते थे तो ऐसा माना गया, जब मैंने स्टडी को रीड किया, 90% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो डिसेबल बच्चे थे वो स्कूल से बाहर थे। इंडिया की स्टडी की गई 1995 से पहले, और 1995 के बाद आज जो आंकड़ा बता रहे हैं वो 60 का बता रहे हैं कि 60% जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में हैं और 40% आउट है, राइट। हम कमज़ोर कहाँ हैं, अभी आप लोग विजिट करेंगे, आपके बगल में बहुत अच्छा स्कूल है अर्ली इंटरवेंशन के लिए 0 से 6, अमेरिका में 0 से 3। जब मैं रीड कर रहा था, घर घर जाते हैं, इंटरवेंशन होता है, इंस्ट्रूमेंट लेकर जाते हैं और वो बच्चे से कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसी से वो बता देते हैं कि इंटरवेंशंस की क्या ज़रूरत है और किस तरह के इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। अगर बच्चे में कोई कमी है तो किस तरह की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। 3 to 6 अर्ली चाइल्ड केयर, हमारे यहाँ पर भी है प्रोविजन, आंगनवाड़ी से हमारे यहाँ पर अर्ली चाइल्ड केयर का प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब के साथ हम भी उसी में शामिल हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इश्यू है फाइनेंस का। जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास पॉपुलेशन कम है, फाइनेंस अच्छी है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी है। दूसरा एटीट्यूड, इंडियंस का एटीट्यूड डिसेबल्स के प्रति बहुत बुरा नहीं बताते हैं, वेस्टर्न स्टडी भी नहीं बताती, राइट। हमारे अंदर ये कहा गया है थोड़ा रिलीजियस काइंड के लोग हैं हम लोग, और इसीलिए उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे हम लोग, राइट। दिव्यांगजन की भी बात कहेंगे, राइट, अभी क्वाइन किया गया है। तो हमारे में कहते हैं कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दान पुण्य में विश्वास करते हैं। और ये सेगमेंट भी एक ऐसा था जिसके प्रति हमारी सहानुभूति रही, जिसको सिंपैथी कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ कि भाई सिंपैथी नहीं चलेगा, अब आपका पॉलिसी नहीं चलेगा, पॉलिसी नहीं चलेगा, राइट बेस्ड अप्रोच टाइप पूरे वर्ल्ड में, कि भैया आपको राइट देना पड़ेगा, लीगल राइट देना पड़ेगा, ताकि अगर उसको आप डिप्राइव करें। पॉलिसी में तो आपका चॉइस था, डिस्क्रिप्शन था कि भैया 2000 स्कॉलरशिप हैं, जिसको आपने बांट दिया 2000 के बाद नथिंग। लेकिन राइट में क्या है, सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन को वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उनको ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें, जो मैंने देखा कि भाई इतना साउंड लीगल सिस्टम है, आपको 6 to 18 आपको स्कूल में भी जाना पड़ेगा। आपको ये भी कहा गया कि आपको बहुत अच्छा उनके लिए सेपरेट टॉयलेट का प्रोविजन भी करना पड़ेगा। ये भी कहा गया आप उनको बहुत डिफरेंशिएटेड एजुकेशन देंगे, यानी फोकस्ड एजुकेशन। आप स्कूल्स में जाइए, पहले तो यही आई बात
बाहर तो यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको बिलीव नहीं होगा, 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं 20 बच्चों का एक क्लास है। हमारे यहाँ हम देखते हैं ट्रेनिंग भी 100 की करवाते हैं, वहाँ नहीं चलता। रिसोर्सेज, हमारा रिसोर्सेज का लिमिटेशन, इसीलिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल्स इंटरवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल ऑफ कोर्स हैं, लेकिन लीगल में प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है, हमारा जो लीगल सिस्टम है उसकी कई कमियां हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप लिटिगेशंस में जाएंगे तो आपको सबसे स्पीड जो रेमेडी है वो रिट रेमेडी है, वो सबसे जल्दी मिलता है, लेकिन उसका भी एवरेज इंडिया में अगर निकालेंगे तो कम से कम भी 3 साल का एवरेज, और अगर ट्रायल कोर्ट पे जाते हो तो 7 साल का एवरेज आता है। 7 साल के बाद आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई निर्णय आएगा, राइट? तो वो हरासमेंट बन जाती है। और दूसरा, वेरी एक्सपेंसिव, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक्सपेंसिव बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इसलिए बात की गई कि भाई आपका कोर्ट जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टेक्निकल है, और इसीलिए हमारे उसका भी समाधान निकाला गया। उसका समाधान क्या निकाला गया? ट्राइब्यूनल क्रिएट किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। हरियाणा में भी बात चली थी कि एजुकेशन का अलग से ट्राइब्यूनल, क्योंकि सभी टीचर्स ने, बहुत सारों ने केस किया होगा, हाई कोर्ट में जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट यू विल गो टू द ट्राइब्यूनल। जब भी हो जाएगा, बहुत मांग करते हैं कि ट्राइब्यूनल स्थापित कीजिए। ट्राइब्यूनल में क्या होता है? एक जज बैठता है, एक ब्यूरोक्रेट बैठता है, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, राइट? तो एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। क्वेसी जुडिशियल बॉडी में क्या होता है कि यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर डिसीजन, आपको कारण देना पड़ेगा आपके निर्णय का, और जब आप कारण देंगे, रीजनिंग देंगे, तो ऑफ कोर्स यू आर लाइकली टू बी करेक्ट। आप सुनेंगे, क्योंकि ये भी देना पड़ता है, राइट टू हियर भी करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कोर्ट का क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट है, हालांकि अभी हम लोग ले आए हैं भारतीय न्याय संहिता, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होने वाला है। नाम जरूर बदल गया है, कुछ ऑफेंसेस बदल गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, संस्कृति जरूर नजर आती है, लेकिन कल्चर चेंज नहीं होगा। कल्चर क्यों नहीं चेंज होगा? अभी हाई कोर्ट का आप देखिए, मेरे पास वहाँ लीगल सेल है, मैं देखता हूँ हाई कोर्ट का एक जज रोजाना ऑन एवरेज 100 केसेस को सुनता है। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मैं विजिट किया हूँ, बिल्कुल नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है। हर चीफ जस्टिस चिल्लाता है, कहता है, कोर्ट को प्लीड करता है गवर्नमेंट को, वी नीड जजेस। गवर्नमेंट कहता है जजेस तो जब देंगे जब डॉक्टर ही पूरे नहीं हुए, हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जजेस तो तब देंगे आप, राइट? तो ऐसे में टीचर्स का जो इंटरवेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब ग्राउंड पे होते हैं, अभी टॉयलेट्स की मैं कहूँ, एजुकेशन की बात है, मैंने हरियाणा के बाई चांस, चलो मैं डॉक्टर बेरवाल के साथ हूँ, उनका फ्रेंड हूँ, आपस में बातचीत होती है, और उनका स्पेशलाइजेशन डिसेबिलिटी, तो हम लोग बात करते थे। अब मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ा था, तो मैं हमेशा कहता था कि वी हैव अ वेरी साउंड लीगल सिस्टम। तो कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, आप लीगल के हो इसलिए कह सकते हो, विजिट द ग्राउंड। अब भगत फूल सिंह में पढ़ाते हैं, तो वहाँ कई बार मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट ये बोलता है एक जो आपका ऑटो रिक्शा है उसमें ड्राइवर के अलावा 2 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन खानपुर कला में मैंने कभी भी जिंदगी में ऑटो में 10 से व्यक्ति कम बैठे नहीं देखी हैं बच्चे, 10 बैठते हैं। किताब में कानून क्या बोल रहा है, ग्राउंड पर क्या है? वो आसमान और जमीन का जो फर्क है। किताब बहुत अच्छी है, एक्ट बेस्ड 2016 का एक्ट बहुत पायस है, कोई राइट ऐसा नहीं रह गया। इंटरनेशनली अगर कोई स्कॉलर देख ले वहां का, तो वो कहेगा इंडिया में तो यार बहुत अच्छा हो गया है, पीपल आर फॉर्चुनेट। और अगर वो यहाँ पर विजिट करे डिसेबल्स की गांव में जाकर हालत देख ले और स्कूल्स में जाकर देख ले कि भैया टॉयलेट भी अलग नहीं है, घुसने का रास्ता नहीं है, तो उसको मालूम हो जाएगा रेमेडियल क्लासेस का क्या हालत है, कि वो टीचर है उसको क्या किया हुआ है। मैं बात करता हूँ साथी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो कहते हैं जी हम तो जो है स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देने में ही समय निकल जाता है। हार्ड रियलिटी है कि आपको आपका जो प्राइमरी जॉब है, आपका काम है जो, और खास तौर पर
जब प्राइमरी का जो टीचर होता है, आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं हमेशा मंच से बोलता हूँ, उन्होंने टीचर्स के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए और यूनिवर्सिटी का आपका पे पैकेजेस बहुत अच्छा था कि आप दाल रोटी आराम से खाएं। इरादा यही था कि आप एजुकेटेड लोगों को एम्पावर करेंगे, और उसका बड़ा कारण यही था, जब चर्चा भी इस पे चल रही थी सैलरी पे, कि भाई इंडिया का ऑनेस्टी इंडेक्स क्या है, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स का करप्शन में क्या हालत है। तो कहते थे बहुत बुरी हालत है। तो वो कहते थे डू वी एक्सपेक्ट कि आवर टीचर्स शुड आल्सो गो देयर, दे शुड डाइवर्ट देयर अटेंशंस टू अदर जॉब्स। हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में जितने भी पीजीटी हैं, वास्तविकता बता रहा हूं, अगर वो ईमानदारी से सैलरी पे काम करें तो एक शहर में, किसी भी शहर को ले लीजिए, घर बनाकर रह सकते हैं, बच्चों की शादी नहीं कर सकते। इसीलिए हर व्यक्ति क्या करता है, हर टीचर किसी न किसी दूसरे प्रोफेशन, जॉब, एडिशनल, ये आपके लिए चिंता का विषय है, जो स्टेट पर बैठे हैं, जो पॉलिसी वाले हैं, कि क्या हम ऐसा क्यूरिकुलम, आप ठीक है ओपन बुक ले आइए। वो लोग क्या करते हैं, स्वीडन में मैं गया, मैंने पूछा जी हाउ डू यू इवैल्यूएट DSW, इनकी भी मैं बात करूंगा। तो टीचर कहता है जी हमारा तो क्या होता है, हम तो 3 दिन पढ़ाएंगे और 2 दिन उसको पढ़ने के लिए देते हैं, और छठे दिन जो है ना दे विल कम, और मैं बोल देता हूँ कि आप ये लिखिए या करिए या करके दिखाइए, इधर रीडिंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय प्रैक्टिस। कहते हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अभी डॉक्टर बेरवाल ने आपको एग्जाम्पल दिया, होटल वाला कैसे 6 साल की उम्र में होटल दिखा देते हैं, राइट। तो आप जब एक्सपोजर देंगे ना तो आपको फायदा बहुत मिलता है। आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के दर्शन करवाना, और दर्शन ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और उसमें ऑब्जर्वेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, हाउ देयर टीचर्स आर डूइंग। जब आप विजिट करें तो केयरफुली विजिट कीजिएगा। जब आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति को जो काम असाइन किया गया है क्या वो कर रहा है और उसका आउटपुट क्या है, एंड दिस इज हाउ दे आर मेकिंग डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी। आप लोगों को एक मॉडल दे रहे हैं। मैं यहाँ के स्कूल में गया तो बड़ा अच्छा लगा, अर्ली इंटरवेंशन का। जो बच्चे थे, ब्लाइंड्स थे, विजुअली इम्पेयर्ड, क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर एज लाइवली एज वी आर। जब हम खेलते हैं ना हम भी ऐसे ही लाइवली होते हैं, वो भी इतने ही लाइवली थे। तो नजर आता है कि यस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये दृश्य हर जगह मिलता है? नहीं मिलता। दिस इज हार्ड रियलिटी। ये दृश्य हर जगह नहीं। अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की, सेंसिटाइज करवाना समाज को। देखिए अभी रोड पार करते हैं, बहुत सारी सिटीज, आप सभी लोग बहुत सारे या तो सिटी में रहते हैं या सिटी के पास से गुजरते हैं। एक एबल्ड आदमी को रोड क्रॉस करते हुए बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। क्या उस बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते, क्या उसके पेरेंट्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ्रीडम एंजॉय कर पाएगा? और इसीलिए अमृता सेन ने कहा था कि बिहार में तो लेडीज अगर घर से बाहर चली जाएं, शाम तक बाहर रह जाएं, वो भी एक एजुकेशन है। तो आप लोग तो देहरादून आए, पूरा एंजॉय कीजिएगा, लेकिन प्लीज टेक सम प्रैक्टिसेस फ्रॉम हियर। कोई भी एक प्रैक्टिस ले जाइए, यू विल मेक डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, और वो डिफरेंस इट विल मेक डिफरेंस टू द सोसाइटी। बाद में आपको पता लगेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। हम लोग भी यहाँ पर हैं, तो ऑफ कोर्स टीचर्स हैव बीन आवर आइडियल फेलो। टीचर्स और खासतौर पे प्राइमरी के टीचर्स आप लोगों में से बहुत हैं, उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। किसी की लाइफ को कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता है। हमारे प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंडिया तो बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। अमेरिका में भी रहे, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बहुत ऐसी बैकग्राउंड से, साधारण बैकग्राउंड से आके और बड़ा रिमार्केबल काम किया है। अब्दुल कलाम जी लिखते हैं कि उनकी बुक है विंग्स विद फायर, और
क्या एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, किस किस तरह के लोग थे। और वो कहते थे कि कैसे लोग जो है ना बीड़ी पर, सिगरेट पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं, उतना मैं खर्च पढ़ाई पर नहीं कर पाता था, वो लोग हेल्थ पर नहीं कर पाते। वो क्या है? वो है इनसेंसिटिविटी, वो है आपका इग्नोरेंस। तो आप अगर सोसाइटी को अवेयर करेंगे, और जैसे ही एजुकेशन, देखिए सॉल्यूशन क्या है, हम लोग पॉपुलेशन की बात, आपका सेंसस उठा लीजिए, 2011 को उठा लीजिए, SC ST एंड मुस्लिम एक जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्लियर कट इंडिकेट करता है कि इलिटरेसी, दोनों में डिफरेंस इलिटरेसी, राइट। तो आप तो बहुत बायस काम कर रहे हैं, और उसके लिए राज्य हमारे को स्पॉन्सरशिप कर रहा है। वी आर बीइंग स्पॉन्सर्ड, जिसको अभी रेगुलर जॉब है उसको एक सर्टेनिटी दे दिया गया है, भैया आप फोकस होकर अपना काम कीजिए। तो उससे मेरी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, उसको जरूर कीजिए। और खासतौर पर डिसेबल्स में जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लड़कियां इतनी फॉर्चुनेट नहीं है जितने लड़के फॉर्चुनेट, स्कूल आने में भी, भेजने में भी, और दूसरी चीजों को एक्सेसिबिलिटी में भी। अभी मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि बहुत मिरेकल कर दीजिए, वो भी पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन छोटा सा चेंज जो भी आप लेकर आते, इतना चेंज कि कोई बच्चा अगर 21 की एक भी अगर उसको डिसेबिलिटी है तो वो बच्चा आपके स्कूल में रह जाए, उसको आप थोड़ा सा फोकस कर दें, उसको इंटीग्रेशन करवा दें क्लास के साथ, तो इससे बड़ा योगदान आपका है। क्योंकि एक आप सोसाइटी को बिल्ड करने में, मजबूत करने में मदद दे रहे हैं, और उस सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करने में मदद दे रहे हैं। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब वो बच्चे ग्रो होकर सेंसिटिव होंगे उन लोगों के प्रति, दे विल नो द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इक्वलिटी। और यही स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था। दिल्ली का एक केस आया, मैं उस केस के बारे में बताता हूँ। अनमोल वो अपने फादर्स के थ्रू पहुंचा। 2012 में दिल्ली में क्या किया, 25% वीकर सेक्शन के लिए, आपको पता है कि रिजर्वेशन है प्राइवेट स्कूल्स में, वीकर सेक्शंस के लिए, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के। और दिल्ली में क्या किया, नेबरहुड के स्कूल में कह दिया गया कि नेबरहुड का प्रिंसिपल प्रीडोमिनेंट होगा, जो पास में पढ़ता है उसी को एडमिशन दिया जाएगा। और उसमें भी कह दिया गया कि इसमें 15% रिजर्वेशन SC का होगा और 7.5 ST का होगा। बचा कितना? 25 में से 22.5। तो कहते हैं यार क्या बच गया? डिसेबल्स का फादर गया, उसने कहा कि ये मेरा जो एजुकेशन का राइट है उसको वायलेट किया जा रहा है, इक्वलिटी के लॉ को वायलेट किया जा रहा है, आर्बिट्रेरी वे में इसको डिजाइन किया गया है, इस क्राइटेरिया को, रेशनलिटी नहीं है इसके अंदर। और वो विन किया उसने। उसके अलावा एक दूसरा केस बताता हूँ आपको, AIEEE का केस है। जेई से पहले होता था एग्जाम, AIEEE का 12वीं के बेस पे होता था। एक बच्चा जो PWD था, क्योंकि 1995 के बाद का केस है और 2016 से पहले का केस है, इसीलिए PWD बोलते थे। तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो बच्चा गया, उसके फादर गए, लिटिगेशन किया, उसने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, और उस बच्चे का जो है AIEEE में स्कोर आया 52.26। SC ST को 5%, 10% का रिलैक्सेशन दिया हुआ था DTU। तो इसके फादर ने कहा कि आई एम इक्वली प्लेस्ड टू SC ST। मैं भी सोशली बैकवर्ड हूँ, कहते हैं मैं भी नेग्लेक्टेड हूँ। जैसे ये है, समाज की दृष्टि से देखिए, सोसाइटी की दृष्टि से। और वो केस जीता, 10% का रिलैक्सेशन उसको मिला, उस बच्चे का एडमिशन मिला। कहा गया कि यस दिस इज सेम क्लास, एक जैसी सिचुएशन है कि सोशल स्टैंडिंग इज सेम। तो इसलिए क्या हुआ, एक लीगल इंटरवेंशन के थ्रू एक राइट मिला, एक डायरेक्शन, राइट। आपको मालूम है, अब मैंने एडमिशंस का देखा, जॉब का देखा। जॉब्स में आपने रिजर्वेशन किया कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट से आपका रिजर्वेशन होगा 4%, एडमिशंस हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन होगा 5%, हायर एजुकेशन से पहले बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 100%, 6 to 14 है तो 100%, क्योंकि वो तो आपका राइट है, राइट। अब इनका क्या हुआ हायर एजुकेशन का? हायर एजुकेशन में अब जब जॉब्स की ओर
एजुकेशन में जब बच्चों की स्थिति देखी, दिल्ली की हालत है, जो आपका दिल्ली में जो रिजर्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 4% का, तो उसका क्या हुआ? वो भी पूरा नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड। जॉब्स का लगभग 2% से लेकर 2.5% के बीच में जॉब्स हैं, यानी जो लीगली राइट है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों? अवेलेबल नहीं है। स्कूल में इंक्लूजन नहीं हुआ ना। तो अगर आपने इनिशियली इंक्लूजन नहीं किया, दे आर एक्सक्लूडेड फॉर एवर। तो ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन है आपके पास। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, कोई भी बच्चा अगर मिले, प्लीज टेक पर्सनल इंटरेस्ट, इंश्योर कि वो आपका स्कूल में आए, उसका दिल लगे। और ड्रॉप आउट रेट भी इन बच्चों की सबसे ज्यादा है। और लड़की है, अगर वो नेग्लेक्ट हो गई, दोबारा स्कूल में आने की उसकी संभावना नए के बराबर है, ऐसा बता रही है। राइट? तो कृपया करके इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अपना जो संवैधानिक दायित्व है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको आप होल्ड करें, और जो स्टेट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं और भारत के संविधान को मजबूत करें। धन्यवाद।